वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्टिनाइड एक्टिनाइड्स 12th केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी में, द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड। तो आवर्त सारणी में आप लोग देखे होंगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वहाँ पर जो 57 नंबर से वहाँ शुरू हुआ था, एक श्रेणी शुरू हुआ था, और आपका दूसरा श्रेणी शुरू हो जाएगा आपका 89 से। 57 से जो शुरू हुआ था वो लेंथेनाइट श्रेणी था, 58 के बाद 58, ठीक है। और 89 के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम से, वो हो जाएगा आपका द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी अर्थात एक्टिनाइट श्रेणी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो सामने में रहता है जो लेंथेनाइट रहता है ना, वो लेंथेनाइट को हम लोग वहाँ से जो लेंथेनाइट श्रेणी है उसके अंतर्गत नहीं लिखते हैं, हालांकि उसी श्रेणी के अंदर ऊपर में लिखते हैं। उसी तरह जो एक्टिनाइट है, एक्टिनाइट को सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर में लिखते हैं, एक्टिनाइट को 89 को, लेकिन मेन हमारे जो तत्व शुरू होता है वो थोरियम 90 से शुरू होता है ना। द्वितीयतः आंतर संक्रमण श्रेणी, ये आप आवर्त सारणी में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है ना। तो उस एफ ब्लॉक के अंतर्गत एक्टिनाइड क्या है, तो इसका मेन पॉइंट कौन हो गया, एक्टिनाइड श्रेणी। ओके, तो एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम, एक्टिनियम की जस्ट बात क्या आता है, थोरियम। तो एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम से, है ना, थोरियम से परमाणु क्रमांक 103। थोरियम कितना लिख देना आप लोग, थोरियम 90 लिख देना यहाँ पर, 90 से। तो थोरियम 90 से परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक के कुल 14 तत्व एक्टिनाइड या एक्टिनन्स कहलाते हैं, है ना। इन तत्वों में अंतिम न्यूट्रॉन N-2 मुख्य कोश के 5F उपकोष में प्रवेश करता है। आप थोड़ा सा संरचना आप क्लियर कर लेते हैं। माँ जैसे हम लोग करते जाएंगे, ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा ऊर्जा स्तर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, इसको मैं पूरा पूरा गोल नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो छठवा ऊर्जा स्तर में हमारे पास 6S 6P 6D 6F जो भी है वो रहेगा, है ना। उसके बाद आएगा पांचवा ऊर्जा स्तर रहेगा 5S 5P 5D, लेकिन अपने को जरूरत किसकी, 5F की है, 5F, ठीक है। और यहाँ पर आपका पॉइंट है आपका 6S, ठीक है, और 6P 6D वगैरह वगैरह, ठीक है। उसका 7 इस ऊर्जा स्तर के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो 7S क्या रहेगा, 7S 7P 7D 7F, ठीक है, ये सब रहेगा, है ना। तो हमारा जो मेन पॉइंट है उसमें क्या आता है, एक्टिनाइड श्रेणी में जो एक्टिनाइड श्रेणी है उस श्रेणी का जो अल्टरनेटिव हम निकालेंगे, मान किसका निकालते हैं हम लोग, थोरियम 90 का निकालते हैं। थोरियम 90 का यदि हम लोग अल्टरनेटिव निकालते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इसमें थोरियम में आपको बन जाता है 5F1 6D1 और 7S²। इसको हम लोग सरलता से तौर पर देखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 7S², 5F1 और 6D1, है ना। क्योंकि ये ऊर्जा स्तर के आधार पर आप के नियम के अनुसार 7S पहले आएगा, उसके बाद आएगा 5F, उसके बाद आएगा 6D आएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब बात ये करते हैं कि इसका अंतिम टर्न कहाँ पड़ता है, ये 7S है, इसको 6S 6P 6D, तो D के बारे में बात करते हैं क्योंकि S की जरूरत नहीं अपने को, और 7S भी क्लियर हो गया। उसका 5F, यहाँ पर 5F है। तो ये हो गया लास्ट कोष, उसके बाद उसके जस्ट पीछे वाला कोष, ठीक है, उपकोष, उसके जस्ट और पीछे वाले उपकोष। हम लोग इसके जस्ट वाले को हम लोग किससे प्रेरित करते हैं, N-1 से, ये, ठीक है, उपांत्य कोष बोलते हैं। और उस उपांत्य कोष के और अंदर वाले कोष को हम लोग बोलेंगे N-2, क्या बोलेंगे, N-2, है ना। अब ये क्या बोला जा रहा है कि इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये जो पूरा जो परमाणु बनाया है वो ये माना जाए किसका है, थोरियम का है, 90 थोरियम का है। तो इस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 मुख्य कोष के 5F उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब 5F तक अगर वहाँ पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन तो कौन से ब्लॉक का तत्व है, वो F ब्लॉक का तत्व है। 4F में जाता है तो लेंथेनाइट श्रेणी में जाता है, और 5F में जाता है तो एक्टिनाइट श्रेणी में जाता है ना। तो इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 मुख्य कोष के F5F उपकोष में प्रवेश करता है। इनमें इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में, जबकि
लेंथेनाइड में 4F उपकोष में भरता है, ये तो मैंने पहले बता रखी है, ठीक है। अतः ये दोनों F ब्लॉक के तत्व हैं। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण एक्टिनियम से मिलते हैं, इसीलिए इसे एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिनाइड श्रेणी। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे चलते हैं हम लोग, देखिए, चलिए तो हम लोग चलते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। कि एक्टिनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका है 5F1 to 14 और 6D0 to 1 और 7S स्क्वायर। ये इसका सामान्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी ऊर्जा स्तर है उसको आपबॉक के नियम के आधार पर ही बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नियम है जो कि आपबॉक के नियम को फॉलो नहीं करता है ना। वो हम लोग जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 5F1 into 14 और 6D0 to 1 है, 7S स्क्वायर वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते इसके किस में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, तो ये पूरा का पूरा आपको एक नियम याद हो गया होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्टिनियम में। तो एक्टिनियम है वो, है ना। तो एक्टिनियम है, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक्टिनियम आपका एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एक्चुअली में जो 14 तत्व आते हैं वो थोरियम से शुरू होता है। ये इसकी गुणों की समानता के कारण इसको सामने में रखा जाता है ना। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान और रेडान, ये होता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है, जिनान का आपका होता है 54 और रेडान का होता है आपका 86। तो यदि हमको 86 तक चले जाना है तो रेडान का यूज़ करते हैं, और 54 तक जाने के लिए जिनान का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेंथेनाइड श्रेणी के लिए यूज़ किया जाता है। अब रेडान मतलब 86 परमाणु क्रमांक के लिए हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा आर्यन का, जैसे कि हमारे पास ये 89 है। 86 तक के लिए पूरा का पूरा लिखेंगे 1s² 2s² 2p6 तो पूरा लिखते लिखते जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए क्या करते हैं कि इस रेडान का यूज़ करते हैं। तो रेडान अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, RNS लिख देते हैं हम लोग यहाँ पास, ठीक है। तो हम क्या कर चुके हैं कि यहाँ से होते हुए हम लोग कहाँ तक चले गए हैं, 86 तक चले गए हैं, ठीक है। अब 86 तक चले गए हैं तो उसमें देखते हैं कि कहाँ तक 86 होता है। तो ये हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 36 37 38 38 10 48 और 48 49 50 और 50 6 56 56 10 66 66 4 70 70 10 80, ठीक है। और 80 6 86, मतलब 6p6 तक हम लोग चले गए हैं 86 में। मतलब 6p6 तक के आगे ही लिखना है अपने को, पीछे को नहीं लिखना है। तो RN ये लिख दिया, मतलब हम लोग 86 तक चले गए। अब क्या क्या बचा अपने पास, बचा है 7s, ठीक है, और 5f और 6d, ये हमारे पास है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यहाँ तक 86 हो गया, और हमारे पास कितना है 89, 86 के बाद 87 88 9, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास। तो सबसे पहले s ऑर्बिटल जाएगा, तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो 7s के बाद 5f में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए अपने पास, 5f में। लेकिन f ऑर्बिटल के तत्व में कौन आता है भाई, यहाँ थोरियम से शुरू करना है अपने को। कहाँ शुरू करना है, थोरियम से। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 6d1 हो जाता है। क्लियर करें अब बात, 6d1 हो जाता है, इसी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एक्टिनियम। दूसरा आता है आपका थोरियम, है ना। ये सब जगह आप रेडान लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि रेडान तक हमको जाना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 86 हो जाएगा। 86 हो जाएगा तो आपको सहूलियत होगी
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में ये। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं। अच्छा इसको मैं बताता हूँ कि मैं लिखता हूँ 7s² 5f और 6d, है ना। तो एक्चुअली में जब लिखेंगे तो कैसे तरीके लिखेंगे उसको बताता हूँ कि पहले 5f को लिखा जाता है ना, और 5f के बाद 6d को, और 6d के बाद 7s को, ऐसे लिखते हैं, है ना। लेकिन जो जो आप बुक नेम है उसके आधार पर लिख रहा हूँ मैं, 7s को पहले, 5f को बाद में, उसके बाद 6d को। लेकिन तरीका ये होता है 5f पहले 6d उसके बाद 7s, जब यहाँ पर रिटर्निंग निकालते हैं तब। चलिए तो ये क्लियर हो गया। दूसरे चलते हैं हम लोग, 7s 5f और 6d ये रहने दो, है ना। चलिए 90 में चलते हैं। तो 90 में देखिए आपके पास कि 86 तक हो गया है। अब 7s में हम लोग डालेंगे तो 87 88, 87 88। अब हमारे पास दो बचा, तो दोनों का दोनों जाना चाहिए कि इसमें 5f ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में? 5f ऑर्बिटल में जाना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई बचा हुआ डी कक्षक है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ले जाना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले जाते हैं, है ना। और ले जाने के फलस्वरूप होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 5 में रहता है, 5f में रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 7s² 5f1 6d1, ये हो जाएगा। और इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अवस्था देखिए यहाँ पर, ये बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 4 है, ठीक है। ये 2 और ये 1 और ये 1, ठीक है। एक्चुअली में तो बाह्यतम कोश आपका 6d की मान लेते हैं, लेकिन हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर सकता है ना, अयुग्मित हो सकते हैं। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ पर 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो जो मेन चीज़ उसको लिखना है, तो इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपका लगभग हो जाएगा आपका +4 या तो +3, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रोक्टिनियम में। प्रोटेक्टिनियम का आता है आपका, है ना, इनकन में। तो इनकन में क्या लिखेंगे हम लोग? 7s 5f 6d। अपने को क्या करना है कि 7s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाल देना है, ठीक है। अब आता है आपका 6d में एक टर्न डालना है, जल डालना है ना, है ना। क्योंकि लास्ट 4 तत्वों में 6d एक इलेक्ट्रॉन बराबर बरकरार रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब कितना बचा देखिए, 91 है ना। तो 7s² 92 93 और 94, सॉरी 86 हो गया यहाँ पर, 86 से हम लोग चलेंगे 87 88 और ये हो गया 89, और हमारे पास 91 है। तो 89 के बाद 90 91 2 बचा, तो 2 आपका कहाँ पर जाएगा? 5f में जाएगा, ठीक है। चलिए यूरेनियम में चलते हैं। यूरेनियम में देखते हैं 7s 5f 6d, ये अपने पास, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि तरीका कैसे है। तरीका क्या है कि पहले आपको क्या लिखना है? 5f को लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है? उसके बाद लिखना है 6d को, उसके बाद किसको लिखना है? 7s को। लेकिन मैं लाइन से लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। चलिए अच्छा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं हम लोग प्रोक्टिनियम का, है ना। इसके बाद हम कोश में अपने पास 2 और 1 3 3 भी हो सकता है, और यदि 2 और 1 3 भी हो सकता है, और 2 2 4 1 5 भी हो सकता है। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मुख्य मुख्य ले लेते हैं, है ना। चलिए यूरेनियम में चलते हैं। यूरेनियम आपके पास है 32, सॉरी 92। तो 92 में 7s, है ना। 92 में 7s, और इसमें तो 7s सब में डालना ही डालना है। चलिए तो रेडान का कितना हो गया? 86, 86 के बाद 87 88, 88 हो गया, और 88 के जस्ट बाद इसको बोलते हैं इसको 89। अब कितना बचा? 90 91 92, 3 बचा। तो 5f में कितना जाएगा? 3 जाएगा। कितना जाएगा आपके पास? 3। यूरेनियम में किस में जाएगा? ये यूरेनियम में, ठीक है। अब यूरेनियम में 3 जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में ये 3 और 1 4, 4 इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन के आधार पर यह हम लोग इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 लिख सकते हैं, ठीक है। और हो सके तो 3 2 5 और 6 भी हो सकता है आपका, ठीक है। आ, ये 4 भी हो सकता है अकेला। अगर लास्ट कोर्स के बारे में बात करें तो +3 भी हो सकता है, ठीक है। +5 भी हो सकता है। जो मेन में रहेगा उसको ही हम लोग लिखेंगे 5 6 टी, जो भी है ना। अब आप देखते हैं नेपच्यूनियम में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7s 5f 6d, ये हो गया अपने पास, ओके। तो नेपच्यूनियम में आपका 93 है, तो रेडान तक 86 हो गया, 86 के बाद 87 88,
87 88 हो गया, 6D में एक डाल दीजिए यहाँ पर, है ना। तो 86 87 88 89, 89 के बाद कितना बचा अपने पास, 90 91 92 93, अपने पास 4 बचा, तो ये 5F4 हो जाएगा। 7S स्क्वायर में चलते हैं तो यह होगा प्लूटोनियम में चलते हैं। तो प्लूटोनियम में आपका देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक आपको ये याद रखना है कि 4 तत्वों तक 6D में इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, 1 2 3 4, 4 तक डी ब्लॉक में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, ये याद रखिएगा आप। प्लूटोनियम यही से आपका थोड़ा सा चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया 94, इसका परमाणु क्रमांक 94, और इसके बाद रेडान कितना है, 86, 86 के बाद आपका आ जाएगा 87 88, 88 हो गया। और 88 के बाद आपका जो 6D है, क्योंकि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 5F में जाता है, 6D में नहीं जाता है। हालांकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तक हम लोग 6D में ले गए हैं, लेकिन 5F में जाता है ना। तो 5F में जाता है तो 6D में नहीं जाता, मतलब 6D में हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0। और 5F में देखिए कि यहाँ पर रेडान का 86 87 88, 88 हो गया, 89 90 91 92 93 94, मतलब कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा 6 इलेक्ट्रॉन बचा, वो 5F6 में क्लियर हो जाता है, मतलब 5 उपकोष में चला जाता है, यहाँ पर 4 के बाद 6, ओके। क्योंकि यहाँ पर 6D क्या हो गया 0, यही याद रखना है आपको। 1 2 3 4 4 तक क्या आता है 1 होता है। अब अमेरिशियम, अच्छा इसका हम लोग दोनों का ये लिखाते हैं, नेपच्यूनियम का ये देख लेते हैं। नेपच्यूनियम का यदि ये बात हमको उसमें 4 और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 हो सकता है। और कितना हो सकता है, यदि 4 2 6 7 7 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर 2 1 3 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है, ओके। इधर देखिए प्लूटोनियम, ये प्लूटोनियम का देखते हैं। तो प्लूटोनियम में अपने पास क्या है, ये हो गया आपका 86 87 88 89 90 91 92 93, क्लियर हो गया। इसका हम लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक में लिखें तो यहाँ पर सीधी बात है, 6 तो पहले है, 6 तो पहले ही है, तो +6 हो सकता है, ठीक है। और अगर 7S है तो +6 प्लस सॉरी 6 तो हो गया होगा, है ना। उसके साथ मान लो जाए यदि ये अगमित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर +4 भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। या +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, ओके। 7, हाँ हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ओके। आगे हम लोग चलते हैं अमेरिशियम। अमेरिशियम कैसे बनता है, तो इसका देखिए 7S 5F और 6D। तो पहले 2 डाल दीजिए इसमें 7S में, 7S में, है ना। मैं 7S सब में 2 डाल देता हूँ, क्योंकि 7S कहीं बदलेगा नहीं आगे, है ना। ये अब जस्ट आएगा आपका क्यूरियम। तो क्यूरियम में आपका आ जाएगा 7S स्क्वायर। अब सॉरी अमेरिशियम में पहले चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका कि यदि यहाँ पर देखिए कई जगह 2 सिचुएशन संभालना पड़ रहा है। यदि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर पढ़ देते हैं, है ना, तो हमारे पास 95 अमेरिशियम, तो इस यहाँ तक होता है 86 87 88 हो गया, 89 90 91 92 93 94 95, हमारे पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 2 सिचुएशन आ जाती है। यदि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ये F में कितने ऑर्बिटल कितने कक्षक होते हैं, 7, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, 14 में ये स्थायी होता है। और F7 में भी स्थायी हो सकता है, क्योंकि ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित में भी स्थायी होता है ना 7G। तो यदि हम लोग 5F6 में अगर 7 कर देते हैं, इसको 0 को 0 कर देते हैं, D को 0, इसको 7 कर सकते हैं, तो भी क्लियर हो सकता है ये, है ना। एसोसिएशन भी आ सकती है, क्लियर हो गई ये बात मेरी, है ना। लेकिन इस जगह ऑक्सीकरण अवस्था है वो बदल जाएगा आपका, है ना। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाएगा, है ना, अमेरिशियम में। लेकिन यहाँ पर कई जगह पुस्तक में आपको क्या मिलेगा, 6D1 मिलेगा,
ठीक है, और 5F6 से मिलेगा कई पास आपको, ठीक है। लेकिन नियम से देखें तो 5F7 डालेंगे, इसको 0 करेंगे क्योंकि साथ में जाएगा तो क्या होता है, स्थायी होता है ये, है ना। और इसका भी आपका ऑक्सीकरण अवस्था मिल जाएगा आपको, मैग्नीशियम का +2 मिल जाएगा, +3 मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा, +5 +6 बहुत सारा मिल जाएगा, है ना। यदि एक इसमें डालते हैं तो 6 भी मिल जाएगा, ओके, 2 और एक 1, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। अब क्यूरेशिया में चलते हैं। तो क्यूरेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 96। कितना होता है, 96। अब 96 कैसे निकालते हैं, देखिए, इसको 5F को रखिए और 6D को भी रखिए। 96 क्या हो जाएगा आपका, पहले तो 7S² हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 86, 87, 88, 88 हो गया। 88 के बाद हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई, हमारे पास बचा हुआ है सॉरी 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि हम 8 इलेक्ट्रॉन 5F में डाल देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये खाली हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग इसमें 7 डालते हैं तो ज़्यादा स्थायी होगा, मैंने बताया था अभी 7 में भी स्थायी होता है अर्धपूरित के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर 7 7 2 बार आ रहा है, लेकिन कई जगह आपको बता दिया मैंने, यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। क्यूरिशियम, क्यूरिशियम क्लियर हो गया। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। तो ये 2N1 +3 हो सकता है, ओके, और +4 भी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं बर्किलियम में। किस में चलते हैं, बर्किलियम। तो बर्किलियम में क्या होता है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है जी, तो 7S², तो 5F6D, तो 6D में एक रखने दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाए आपका, ये हो जाएगा आपका 5F8 हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आपका 2 × 1 +3 और +4 दोनों हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था निकालना भी बहुत सारे वीडियो हमने बना रखी है, वहाँ पर देखिए आप, है ना। कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम कितना होता है, 98 होता है, तो 7S², है ना, और 5F और 6D ये हमारे पास है। अब यहाँ से कुछ ऐसा सिचुएशन शुरू हो जाती है जिसमें आपको डी ब्लॉक में 0 दिखाई देगा, याद रखिएगा, है ना। ये अमेरिशियम, अमेरिशियम तक क्लियर हो गया आपको। अब जस्ट आता है क्यूरियम, क्यूरियम भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्यूरियम कितना हो गया, 1 आ गया डी में। बर्कलियम में भी 1 आ गया डी में। अब कैलिफोर्नियम में यही पास आपका दिक्कत आती है कि यहाँ पर 2 लगातार D1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 में आया था लगातार, ठीक है। उसके बाद 2 गैपिंग हुआ, फिर 2 आ गया, है ना। अब यहाँ पर जो कैलिफोर्नियम है उसमें क्या हो जाता है कि आपका 7S2 भरता है, अब 5F है। अब हमारे पास देखिए 86, 87, 88, 88 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अपने पास। तो 10 बचा हुआ है तो हम लोग एक इसमें डालेंगे तो 9 इसमें डालेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको डी ब्लॉक में डालना है ना। डायरेक्टली जो भी इलेक्ट्रॉन बचता है वो कैसे में रहता है, एफ ब्लॉक में चलता है। तो इसका हो जाएगा 0, ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही से आपको याद रखना है कि कैलिफोर्नियम में एसोसिएशन आती है ना। इसको आयरन को लिख देते हैं, रेडॉन को, ठीक है। ये 7S भी क्लियर कर लेते हैं, 7S², 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 ये सब, है ना। अब 5F10 और 6D 0, तो यहाँ पर 6D है, 6D है वो 0 ही रहेगा, और 5F ये 11 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फर्मियम, फर्मियम में क्या हो जाएगा, 5F12 हो जाएगा, ये 6D 0 हो जाएगा। और मेंडेलिनियम में हो जाएगा 5F13, 6D 0, और इसमें आ जाएगा 5F14, 6D 0। यहाँ तक तो हो गया। अब बात आती है यहाँ पर 103 की, तो 7S² और 5F14 ही रखेंगे, क्योंकि अगर उसको 15 करते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं एफ ब्लॉक। इसलिए एफ ब्लॉक का जो 14 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा, 6D1 में चला जाएगा। अच्छा, इसका ऑक्सीकरण अवस्था बताता हूँ कैलिफोर्नियम का। जो कैलिफोर्नियम है उसमें आपका यहाँ पर वाला अष्टम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब +2 हो सकता है, ठीक है। +3 भी हो सकता है। और एस्टिनियम का हो सकता है आपका +2 हो सकता है, ओके।
+3 भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, है ना। फॉर का मतलब ये जितने भी अभी आगे सबका +2 आएगा। क्यों +2 आएगा? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ये डी ब्लॉक है, 0 हो जा रहा है ना, ठीक है, इसलिए यहाँ पर +2 भी हो सकता है, यहाँ पर भी +2 हो सकता है, यहाँ पर भी +2 हो सकता है, ठीक है। और ये +3 भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये लगभग याद रखिएगा, है ना। लेकिन एक जगह आपको +2 रखना है लॉरेंसियम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी में आ गया है, तो डी में आ गया मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्लियर हो गया और इसका ऑक्सीकरण अवस्था भी, है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम लोग एक्टिनाइड के सामान्य गुण में चलते हैं। तो एक्टिनाइड के सामान्य गुण में पहले देखते हैं भौतिक गुण, है ना। अब भौतिक गुण के अंतर्गत कुछ देखते हैं कि ये तत्व सफ़ेद होते हैं, इसके गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं, इसके गलनांक संक्रमण तत्वों की तुलना में कम होते हैं। संक्रमण तत्व मतलब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। थोरियम व अमेर्सियम की छोड़कर सभी तत्वों के घनत्व अति उच्च होते हैं, ठीक है। जो घनत्व है वो अत्यधिक उच्च होते हैं, सामान्य गुण हो गया। दूसरा था ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक्टिनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है। +3 अधिकतर होता है, लेकिन मतलब इसका मतलब यह है कि सब में +3 आपको पाया ही जाएगा, है ना। तो एक्टिनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ये तत्व ये एक्टिनाइड है वहाँ +4 +5 +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ उदाहरण दे देता हूँ आपको +4 का, +4 का, +6 का। तो हमारे पास है आपका एक देख लेते हैं हम लोग कोई भी चीज़ 7 में नेपच्यूनियम का, ठीक है ना, नेपच्यूनियम का, है ना। यहाँ पर होता है 5F4 6D1 और 7S²। वैसे तो आप बुक नियम से जाएंगे तो 7S² पहले लिखते हैं, उसका 5F, उसका 6D लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है 7S² और 5F4 और 6D1 ऐसा होता है ना। तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाल सकते हैं? देखिए हमारे पास ये 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 और 1, 4 2 6 7। अगर इसको सबको हम लोग 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं मतलब 0 में ज़्यादा स्थायी रहता है ना अपने पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे? 7। तो ये इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था है 7 भी हो सकता है। अब बात ये आती है यदि 4 और 2 का बात करते हैं, ठीक है, 4 और 2 यहाँ से देखें, 4 और 2 की बात करते हैं तो 6, तो इसका +6 भी आ सकता है ना। और यदि +3 तो आता ही आता है, आप लोग जानते हो +3 आता ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑक्सीकरण 7 भी हो सकता है, इसका नेपच्यूनियम का, ठीक है। अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसका 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये अलग अलग तत्व है, तो सबका तो निकाल के नहीं दिखा सकते हैं ना। तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था इसका एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है, लेकिन कुछ तत्व होते हैं जिसमें +4 +5 +6 भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसमें इसको उदाहरण दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। +7 के लिए क्लियर हो गया आपको, है ना, ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए, आएगा गुण है रेडियो सक्रियता। एकदम सिंपल है ये कि ये सभी तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग पिछले ब्लॉक पढ़े थे उसमें रेडियो सक्रिय वाली बात थी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर सभी तत्व क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के अर्ध आयु काल कम होने के कारण ये प्रकृति में लंबे समय से नहीं पाए जाते हैं। जो ट्रांस यूरेनियम है उसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय लगभग सभी रेडियो सक्रिय होते हैं, इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, सॉरी इस श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो, है ना। आ गया था आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि मैंने लेंथनाइट में इसको अच्छे से समझा रखी है कि थोरियम से क्यूरियम, है ना, जो थोरियम है, ठीक है, उस थोरियम से जो क्यूरियम है उस क्यूरियम तक जाने पर त्रिधनात्मक आयन M3 मतलब त्रिधनात्मक 3 धन आयन वाले, ठीक है। तो थोरियम से क्यूरियम तक जाने पर त्रिधनात्मक आयन तथा चतुर्धनात्मक आयन प्लस M+4, ठीक है, आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः घटती हैं। मतलब क्या होता है कि जब थोरियम से हम लोग निकलते जाते हैं, थोरियम से हम लोग क्यूरियम तक पहुंचते हैं, है ना, ठीक है। थोरियम से जब क्यूरियम तक पहुंचते हैं
तो वहाँ तक जाने पर क्या होता है, त्रिधनात्मक आयन तथा चतुर्धनात्मक आयन है, उस आयनों की जो त्रिज्या क्या होती है क्रमशः है। आयनिक त्रिज्या बात कर रहे हैं ना, आयनिक त्रिज्या क्या है तो आप लोग क्लियर तो कर देते हैं। आयनिक त्रिज्या मतलब ये जो परमाणु उसका जो त्रिज्या उसका होता है आयनिक त्रिज्या, है ना। तो आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है। आयनों की त्रिज्या में होने वाली इस क्रमिक कमी से परमाणु का आकार छोटा होता है, जिसे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं, है ना। थोड़ा समझाऊं क्योंकि लेंथराइड संकुचन में पूर्णतः समझा चुका मैं, ठीक है। मान लो जाए ये एक ये नाभिक है आपका, है ना, नाभिक, और ये आपका कक्षक है। चलो ये पहला कक्षक है और ये दूसरा कक्ष है ना। ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष, दो ही कक्ष हम बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब एफ ब्लॉक की इसमें जाएंगे, इस श्रेणी में जाएंगे, एक्टिनाइड श्रेणी में जाएंगे, तो इतने सारे कक्षक होंगे, 6 7 बहुत सारे कक्षक। तो मैं दोस्त समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दो कक्षक में, कि मान लीजिए हमारे पास बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है जी, है ना। और इधर से हम लोग बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है ना, ठीक है। तो जैसे कि 57 नंबर में है तो 58 ऐसे हो जाएगा, ये 89 में है तो 89 के बाद 90 91, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे होते जाएगा, ठीक है। तो मान इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम आकर्षित करेंगे, उसी तरह यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे। जब आकर्षित करेंगे तो इसका जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि 5 जने मिलकर क्या करेगा, ज़्यादा बल लगाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे कक्षा की। यदि यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 जने मिलकर बहुत ज़्यादा बल लगाया था, और छोटा हो जाएगा, इसका आकार है वो सिकुड़ जाएगा, साथ में और छोटा। ऐसे मतलब यह होता है कि बाएं से जब दाएं जाते हैं तब छोटे होते जाता है, संकुचित हो जाता है। इसी को बोला जा रहा है कि आयनों की त्रिज्या में होने वाली इस क्रमिक कमी से परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, जिससे एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। मतलब इधर से हम लोग आगे जाते जाएंगे ना, थोरियम से लेकर क्यूरियम तक, तब क्या हो जाएगा, त्रिधनात्मक आयन होगा और चतुर्धनात्मक आयन है, उन आयनों की जो त्रिज्या क्या होती है, क्रमशः क्या होती है, घटती जाती है। क्यों घटती जाती है बताया मैंने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आयनिक त्रिज्या सॉरी उसका जो त्रिज्या है वो क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। आगे आता है रंगीन आयन। 2 या 2 से अधिक 5f इलेक्ट्रॉन युक्त एक्टिनाइड के धन आयन M3+ या M34 क्रिस्टली तथा जली विलयन दोनों में ही रंगीन होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक 5f इलेक्ट्रॉन युक्त 5f इलेक्ट्रॉन युक्त जो एक्टिनाइड होता है, उस एक्टिनाइड की जो धन आयन है ना, उसके जो धन आयन है, चाहे वो +3 धन आयन हो, चाहे वो +4 धन आयन हो, है ना। तो 2 या 2 से अधिक 5f इलेक्ट्रॉन युक्त एक्टिनाइड के धन आयन क्रिस्टली तथा जली विलयन दोनों में ही रंगीन होते हैं। आयन जिसमें 5f0 5f1 और 5f7 विन्यास होता है वही क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ठीक है। 5f0 आप लोग जानते हो कि 5f और 5 7 और 5f0 5f7 और 5f14 इसमें ज़्यादा स्थायी होता है, कोई भी आपका एफ ब्लॉक के एलिमेंट अर्थात एक्टिनेट के एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आयनों जिसमें 5f0 5f1 और 5f7 विन्यास होता है वहाँ क्या होता है, रंगहीन होता है, बाकी सब क्या होता है, रंगीन होता है। ये बताया वो स्थायित्व को बताने के लिए बताया आपको, ठीक है। इस तरह से एक्टिनेट श्रेणी कंप्लीट हो गई।